नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीओके को भारत में मिलाने की मांग को लेकर पाकिस्तान में हो रहा प्रदर्शन। लोग बोले हमें भारत में वापस मिला दो। दूसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में आपको बताएंगे कि जम्मू कश्मीर में राजौरी का बदला लेगी भारतीय सेना। कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए अमित शाह का खतरनाक प्लान। तीसरी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि एलएसी पर चीन के नापाक मंसूबों को नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। खतरों के हिसाब से सैनिकों की तैनाती का काम हुआ पूरा। चौथी ब्रेकिंग न्यूज़ में जिक्र होगा कि चीन को भारी पड़ रही होशियारी, कहीं का नहीं छोड़ेगा कोरोना। स्टडी से मच गया है हड़कंप। और इसी के साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि राहत बनने वाली है आफत। दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, आईएमडी का अलर्ट। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी देश की सेना और पीएम मोदी पर पूरा भरोसा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। पीओके को भारत में मिलाने की मांग को लेकर पाकिस्तान में हो रहा है प्रदर्शन। लोग बोले हमें भारत में वापस मिला दो। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भले ही पाकिस्तान कई गुना संकटों से निपट रहा हो, लेकिन उसके सामने एक और बड़ी समस्या है। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सबसे उत्तरी इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आ गए हैं और अब भारत के साथ आना चाहते हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया और उनके क्षेत्र का शोषण किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्रदर्शनकारियों को दोनों देशों को जोड़ने वाली करगिल रोड को फिर से खोलने की मांग करते हुए देखा जा सकता है। वहीं देश भर में गेहूं के आटे की कमी, बलूचिस्तान में उग्रवाद, अफगानिस्तान के साथ सीमा संघर्ष, पाकिस्तान तालिबान द्वारा हमले और एक गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के साथ पीओके में लोगों ने काफी अनुभव किया है। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजौरी का बदला लेगी भारतीय सेना। कश्मीर में आतंक के सफाई के लिए अमित शाह का खतरनाक प्लान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और यहाँ अमित शाह ने कहा कि राजौरी हमले के अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। शाह ने जम्मू कश्मीर में एक सुरक्षा ग्रिड बनाने की भी घोषणा की और उन्होंने कहा कि इस ग्रिड को 3 महीने के भीतर मजबूत किया जाएगा। वहीं दोस्तों, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति को एक घटना के आधार पर नहीं आंका जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में कम से कम घटनाएं और मौतें देखी गई हैं। शाह ने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि यहाँ तक कि जहाँ तक अल्पसंख्यक हत्याओं का संबंध है, इन तीनों वर्षों में इसके सबसे कम आंकड़े देखे गए हैं और हमने आने वाले दिनों में क्षेत्र में एक सुरक्षा ग्रिड के निर्माण पर चर्चा की है। मैं कह सकता हूँ कि सभी एजेंसियाँ 100% सतर्क हैं और आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एलएसी पर चीन के नापाक मंसूबों को नहीं बर्दाश्त करेगा भारत। खतरों के हिसाब से सैनिकों की तैनाती का काम हुआ पूरा। जी हाँ दोस्तों, सीमा विवाद सुलझाने को लेकर चीन कितना गंभीर है, अब ये चर्चा बेमानी होती जा रही है। चीन कहता कुछ है और करता कुछ है। भारत भी इस बात को बेहद अच्छे से समझने लगा है और इसी का नतीजा है कि भारत भी पिछले कुछ सालों से सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे के विकास पर ज़्यादा ध्यान दे रहा है। चीन के किसी भी नापाक मंसूबे से निपटने के लिए भारत ने भी सीमा पर पर्याप्त संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। थल सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने 12 जनवरी को इस बात की पुष्टि भी की है। सेना दिवस से पहले दिल्ली में मीडिया से मुखातिब होते हुए जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन से लगी सीमा पर हालत स्थिर है, लेकिन चीन के पुराने रवैये को देखते हुए कुछ कहा नहीं जा सकता। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन को भारी पड़ रही होशियारी, कहीं का नहीं छोड़ेगा कोरोना। स्टडी से मचा हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, चीन में कोरोना वायरस जमकर कहर बरपा रहा है। पिछले महीने से कोरोना की बड़ी संख्या में मामले सामने आ रहे हैं। लोगों का अंतिम संस्कार तक को करने के लिए जगह नहीं मिल रही है और एक नई स्टडी में पाया गया है कि जनवरी के अंत तक बीजिंग में लगभग सभी 2.2 करोड़ निवासी कोविड से संक्रमित हो जाएंगे। जनरल नेचर मेडिसिन में प्रकाशित स्टडी के अनुसार यहाँ पर बीजिंग में लगभग 92% लोग जनवरी के अंत तक संक्रमित हो जाएंगे और जबकि 76% लोग 22 दिसंबर से पहले ही संक्रमित हो चुके हैं और कोरोना की बड़ी संख्या में मामले आने की वजह से हड़कंप मच गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहत बनने वाली है आफत। दिल्ली समेत उत्तर भारत में फिर पड़ेगी कड़ाके की ठंड, आईएमडी का अलर्ट। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत उत्तर भारत में कुछ दिनों से कड़ाके की ठंड से हल्की राहत है। दोपहर के समय धूप निकलने से लोगों ने चैन की सांस
ली है और आपको बता दें कि ये राहत फिर से आफत में बदलने जा रही है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और ठंड पड़ने की चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने बताया है कि 15-18 जनवरी से उत्तर पश्चिम भारत में एक बार फिर से घने से बहुत घना कोहरा छाने वाला है। वहीं दिल्ली समेत उत्तर भारत में 16 जनवरी से एक बार फिर से शीतलहर चलने की संभावना है, जिससे तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे के तापमान की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ इलाकों में हल्की बारिश और बर्फबारी हुई और इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और अंडमान व निकोबार में भी बारिश देखी गई है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यूपी और बिहार में 7 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया, जबकि सबसे कम तापमान राजस्थान के चूरू में 0.7 डिग्री माइनस में सेल्सियस दर्ज किया गया और इसके अलावा उत्तराखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पंजाब, पश्चिम उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और ओडिशा में घने से बहुत घना कोहरा दर्ज किया गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। साल 2023 भारत का दुनिया भर में बजेगा हिंदुस्तानी लीडरशिप का डंका, अमेरिका की बड़ी भविष्यवाणी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और G20 देशों के अध्यक्ष भारत की अमेरिका ने जमकर प्रशंसा की है। साथ ही भविष्यवाणी भी की है कि साल 2023 भारत का होगा और हिंदुस्तान दुनिया भर में अपने लीडरशिप का शानदार प्रदर्शन करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस में हिंद प्रशांत क्षेत्र के समन्वयक कोट कैम्पबेल ने कहा कि इस वर्ष अमेरिकी कूटनीति में भारत पर बड़ा फोकस रहेगा। अमेरिका का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत इस साल बेहद प्रभावशाली G20 देशों के समूह की अध्यक्षता कर रहा है और दुनिया भर में गरीबों और विकासशील देशों की आवाज बन रहा है। जापान की राजधानी टोक्यो में आयोजित हिंद प्रशांत भविष्यवाणी 2023 कार्यक्रम में कोट कैम्पबेल ने कहा कि अमेरिका और उसके सहयोगी देश भारत की ओर देख रहे हैं। भारत एक ऐसा देश है जिसे वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में और ज़्यादा भूमिका निभाते हुए देखना चाहते हैं। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तरी कमान प्रमुख पहुंचे राजौरी, कहा आतंकवाद खत्म कर पड़ोसियों की साजिशें करेंगे नाकाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तरी कमान प्रमुख ने कहा है कि हमारे देश के खिलाफ पड़ोसी देश की साजिशें कामयाब नहीं होंगी। राजनीतिक लाभ के लिए इसका इस्तेमाल करने वालों को करारा जवाब दिया जाएगा। हम आतंकवाद को खत्म कर देंगे और पड़ोसी देशों के लिए ऐसे प्रयासों को विफल कर देंगे। शनिवार को राजौरी में व्हाइट नाइट कोर के वेटरन्स डे कार्यक्रम में लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फसल ही नहीं अब बिजली भी उपजाएंगे यूपी के किसान, योगी सरकार ने तैयार कर ली है ये खास योजना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सौर ऊर्जा से जोड़ने के लिए विशेष योजना तैयार की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अन्नदाता किसानों को ऊर्जादाता किसानों के रूप में भी विकसित करने का निर्णय ले लिया है। सीएम योगी की योजना को यूपी पावर कॉर्पोरेशन ने कुसुम योजना के माध्यम से 6 जिलों में लागू करने का निर्णय लिया है। निजी विकासकर्ताओं यानी कि किसानों के साथ 7 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाओं पर पावर परचेज एग्रीमेंट किया गया है। इसके तहत किसान अपनी बंजर जमीन पर सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र की स्थापना करेंगे और इसमें विभिन्न बैंक उनकी मदद करेंगे। सरकार भी इसमें सब्सिडी प्रदान करेगी। इस सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र के माध्यम से पैदा होने वाली बिजली को किसान सरकार या निजी बिजली कंपनियों को बेचकर अपनी आमदनी बढ़ा सकेंगे। योजना के तहत बिजनौर, हाथरस, महोबा, जालौन, देवरिया तथा लखनऊ में सौर ऊर्जा उत्पादन केंद्र की स्थापना की जाएगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चीन की दुखती रग पर पाकिस्तान ने रखा हाथ, आग बबूला हो सकता है ड्रैगन, टेंशन में बिलावल भुट्टो। जी हाँ दोस्तों, भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो और उनका पूरा विदेश मंत्रालय टेंशन में है। वही दोस्तों आपको बता दें कि बिलावल भुट्टो और उनके विदेश मंत्रालय की टेंशन की वजह चीन है और इसकी दुखती रग पर पाकिस्तान ने हाथ रख दिया है। दरअसल चीन के चेंगदू शहर में स्थित पाकिस्तानी महावाणिज्य दूतावास के ट्विटर अकाउंट ने उइगर मुस्लिमों के अधिकारों को लेकर एक विवादित ट्वीट कर दिया है और इस ट्वीट के बाद पाकिस्तानी सोशल मीडिया में बवाल मच गया है और विदेश मंत्रालय ने ट्वीट करके सफाई दी है कि इस अकाउंट को हैक कर लिया गया है। इस पूरी घटना के करीब 24 घंटे बाद भी विवादित ट्वीट को पाकिस्तान सरकार डिलीट नहीं कर पाई है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखंड भारत का सपना पूरा होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें पहली खबर आ रही है पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों
सड़कों पर उतर गए हैं गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के सबसे ऊपरी इलाके गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ मिलाए जाने की मांग कर रहे हैं। महंगाई बेरोजगारी से परेशान इस इलाके के लोग पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से तंग आ गए हैं और अब भारत के साथ आने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि दशकों तक पाकिस्तान की सरकारों ने उनके साथ भेदभाव किया और उनके क्षेत्र का शोषण किया। सोशल मीडिया पर प्रदर्शन से जुड़े कई वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भारी संख्या में सड़कों पर निकलकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोग मांग कर रहे हैं कि लद्दाख के करगिल जिले में सकरदू करगिल रोड को फिर से खोला जाए और उनकी मांग है कि लद्दाख में उनके जो बाल्टिस्तान के लोग रहते हैं उन्हें उनके साथ मिलकर रहने दिया जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। नहीं रहना पाकिस्तान के साथ भारत में मिलाने की मांग पर पीओके में जबरदस्त प्रदर्शन, सड़कों पर हजारों लोग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में आटे और खाने के सामान के संकट की खबरों के बीच पीओके गिलगिट बाल्टिस्तान फिर से सुर्खियां बटोर रहा है। वहां के निवासी पाकिस्तान सरकार की भेदभावपूर्ण नीतियों से नाराज हैं, जिन्होंने कई दशकों तक इस क्षेत्र का शोषण किया है और लोग अब अपने इलाके को लद्दाख में भारत के साथ फिर से मिलाने की मांग कर रहे हैं। इंटरनेट पर कई वीडियो वायरल है जिसमें इस इलाके के लोगों के बीच उपजे असंतोष को देखा जा सकता है और हजारों लोग सड़कों पर उतरकर भारत में मिलने की मांग पर प्रदर्शन कर रहे हैं। एक वीडियो में गिलगिट बाल्टिस्तान में एक विशाल रैली दिखाई गई है जिसमें करगिल सड़क को फिर से खोलने और भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के करगिल जिले में पुनर्मिलन की मांग उठाई गई है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संयुक्त राष्ट्र यूएन में भारत ने फिर पाकिस्तान को धोया, चीन को लेकर कही ये बड़ी बात। जी हां दोस्तों, यूएन में सुरक्षा परिषद की एक बैठक में गुरुवार को भारत ने एक बार फिर पाकिस्तान को जमकर धोया। भारत ने कहा कि जो देश अपने तुच्छ राजनीतिक फायदे के लिए पड़ोसी देशों में आतंकवाद फैलाते हैं उन्हें जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। माना जा रहा है कि भारत ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना पाकिस्तान पर ही निशाना साधा है। भारत ने यह भी कहा है कि अब दुनिया के देशों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना चाहिए। भारत ने सुरक्षा परिषद की इस बैठक में परोक्ष रूप से चीन की भी सीमा समझौतों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना की है। गुरुवार की जापान की अध्यक्षता में सुरक्षा परिषद में खुली चर्चा हुई और इस दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून का शासन होना चाहिए जिससे लोगों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को आक्रामकता आतंकवाद से कोई खतरा ना हो। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 14 जनवरी से और कड़ाके की ठंड, -4 डिग्री तक जा सकता है तापमान। साइंटिस्ट भी हैं हैरान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में 14 जनवरी से और कड़ाके की ठंड पड़ सकती है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार तापमान -4 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। 16 से 18 जनवरी के बीच ठंड का पीक रहेगा और लाइव वेदर ऑफ इंडिया के संस्थापक नवदीप दहिया ने उत्तर भारत के मौसम की जानकारी दी है। दहिया ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि समझ में नहीं आ रहा है कि इसे क्या कहा जाए। मैंने अपने कैरियर में ऐसा नहीं देखा कि उत्तर भारत में तापमान इतना नीचे चला जाए। ये चौंकाने वाला है। 14 से 18 जनवरी के बीच उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में -4 डिग्री से 2 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच तापमान रह सकता है। और नवदीप दहिया ने बताया कि 14 जनवरी से कोहरा भी पड़ेगा और इससे रात के तापमान में गिरावट आएगी। अगर कोहरा ज़्यादा दिन रहा तो तापमान सिंगल डिजिट में पहुंच सकता है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के बीच हाईवे बंद, कई उड़ानें हुई प्रभावित और इसी के साथ 10 जिलों में हिमस्खलन की चेतावनी। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अधिकांश हिस्सों में शुक्रवार को ताज़ा हिमपात और बारिश हुई जिससे श्रीनगर जम्मू कश्मीर राजमार्ग बंद हो गया और घाटी से आने जाने वाले विमानों का परिचालन प्रभावित हुआ है। वहीं प्रदेश के 10 जिलों के लिए हिमस्खलन की चेतावनी जारी कर दी गई है। प्रदेश के ऊपरी इलाकों में मध्य से भारी बर्फबारी हुई और जबकि मैदानी इलाकों में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी हुई है। घाटी में बर्फबारी के कारण कई उड़ानें रद्द होने से हवाई यातायात प्रभावित रहा। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण श्रीनगर एयरपोर्ट के निदेशक कुलदीप सिंह ने कहा कि लगातार बर्फबारी और कम दृश्यता के कारण उड़ानें अगली सूचना तक निलंबित कर दी गई हैं। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजौरी के
दोषियों को जल्द मिलेगी सजा, 3 महीने में तैयार होगा 360 डिग्री एक्शन प्लान, जम्मू में बोले अमित शाह। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह जम्मू के दौरे पर हैं और यहाँ उन्होंने आतंकी घटना में मारे गए लोगों के परिजनों के साथ बातचीत की और मृतकों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद गृह मंत्री ने अधिकारियों के साथ सुरक्षा को लेकर एक हाई लेवल बैठक भी की और इसकी जानकारी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। अमित शाह ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियां कश्मीर में मुस्तैदी से काम कर रही हैं। उन्होंने कहा कि आतंक के खात्मे को लेकर कई पहलुओं पर चर्चा हुई है। 360 डिग्री सुरक्षा का चक्र बनाने का भरोसा दिलाया गया है। अमित शाह ने कहा कि राजौरी घटना की जांच NIA कर रही है। सरकार ने दोनों घटनाओं की जांच सौंपी है और NIA और जम्मू पुलिस मिलकर इसकी जांच करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कई सांसदों की टिकट पर चल सकती है तलवार, बीजेपी करा रही है सर्वे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि अपने राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत भाजपा ने हरियाणा में भी मिशन 2024 की शुरुआत कर दी है। भाजपा ने देश भर में कमजोर स्थिति वाले जिन लोकसभा सीटों की सूची तैयार की है उनमें हरियाणा की भी कुछ सीटें शामिल हैं। प्रदेश को सभी 10 लोकसभा सीटों पर दोबारा जीत हासिल करने के लिए पार्टी जहां विस्तारकों की लंबी चौड़ी फौज फील्ड में उतारने वाली है, वहीं संगठन और सत्ता के कामकाज को गति प्रदान करने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह स्वयं हरियाणा के दौरे पर आ रहे हैं। अमित शाह सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रभाव वाले सोनीपत संसदीय क्षेत्र का दौरा करते हुए न केवल लोकसभा स्तर की पहली रैली करेंगे बल्कि पार्टी के असंतुष्ट नेताओं और कार्यकर्ताओं को गले लगाते हुए केंद्रीय व राज्य सरकार के मंत्रियों, मौजूदा सांसदों और विधायकों के साथ साथ पराजित उम्मीदवारों को मिशन 2024 में जीत हासिल कराने के मंत्र देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मिशन 160 पर JP नड्डा भी जुटे, बंगाल से शुरुआत, अमित शाह भी इस महीने 11 राज्यों के दौरे पर। जी दोस्तों, भाजपा के मिशन 160 पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भी जुट गए हैं और अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर JP नड्डा 19 जनवरी को पश्चिम बंगाल के दौरे पर जाने की तैयारी में है। पार्टी अध्यक्ष नड्डा के लिए नदिया जिले के कृष्णानगर शहर में एक दिन के दौरे की योजना बनाई जा रही है। बीजेपी के शीर्ष पदाधिकारियों की माने तो नड्डा के बंगाल दौरे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बंगाल दौरे पर नड्डा इस्कॉन मंदिर जाने के साथ साथ एक जनसभा को भी संबोधित कर सकते हैं। इसके अलावा संगठन की एक बैठक होगी जिसमें नड्डा शिरकत करेंगे। दूसरी ओर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी 11 राज्यों का दौरा करने वाले हैं। शाह का यह दौरा इसी महीने यानी जनवरी में ही होनी है और पार्टी की ओर से इसे लोकसभा प्रवास नाम दिया गया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी का मिशन तेलंगाना करेगी 11,000 जनसभाएं, अमित शाह का दौरा जल्द। जी दोस्तों, तेलंगाना में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होगा और चुनाव को देखते हुए केंद्र की सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी अगले महीने से तेलंगाना में एक बड़ा चुनावी अभियान शुरू करेगी जिसके तहत उसकी ओर से 11,000 से ज्यादा रैलियां आयोजित करने की योजना है और इसी महीने 28 तारीख को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तेलंगाना पहुंचेंगे। बीजेपी महासचिव तरुण चुग ने आगामी चुनाव की तैयारियों पर बात की और तरुण चुग ने कहा कि हम 9,000 शक्ति केंद्रों में 11,000 रैलियों के कार्यक्रमों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में हैं। फरवरी के मध्य तक हम अपने राज्य और जिले के नेताओं के जरिए इन जनसभाओं को शुरू कर देंगे और इसके बाद की रैलियों के बारे में उन्होंने कहा कि पार्टी 119 विधानसभाओं में भी इसी तरह की रैलियां करेगी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सीमा सुरक्षित, सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार, चीन सीमा को लेकर आर्मी चीफ का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि चीन से चल रहे तनाव के बीच आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है और भारतीय सेना किसी भी हालत से निपटने के लिए तैयार है। इसके अलावा आतंकवाद को लेकर उन्होंने कहा कि सीमा पार से आतंकवाद को समर्थन जारी है। चीन सीमा को लेकर जनरल मनोज पांडे ने कहा कि चीन से सैन्य और कूटनीतिक स्तर पर लगातार बातचीत जारी है। उत्तरी सीमा पर स्थिति नियंत्रण में है, सेना किसी भी स्थिति से निपटने को तैयार है। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों पर कहा कि ज्यादातर राज्यों में शांति है। आर्मी चीफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि उत्तरी सीमा पर हालात स्थिर है लेकिन अप्रत्याशित है। वहीं चीन के साथ बातचीत को लेकर कहा कि टेबल पर बातचीत के दौरान 7 में से 5 मुद्दों का समाधान किया गया। तैयारियों के संदर्भ में पर्याप्त उपाय किए गए हैं और इसके साथ ही जम्मू कश्मीर में सीज फायर को लेकर कहा कि वहां भी हालात ठीक हैं लेकिन आतंकवाद को सीमा पार से समर्थन जारी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ बढ़ रहा है गुस्सा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगिट बाल्टिस्तान में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ लोग फिर से सड़कों पर आ गए हैं। कारगिल का द्वार खोलकर भारत में मिलाए जाने की बात की जा रही है और इस बार विरोध कर रहे गिलगिट बाल्टिस्तान के नागरिकों ने उनके इलाके को भारत में शामिल करने के नारे लगाए हैं। उनके नारे हैं कि आर पार जोड़ दो, कश्मीर का द्वार
खोल दो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि हमारे फैसले इस्लामाबाद की सरकार नहीं लेगी और ना ही हम इनको इजाज़त देंगे। गिलगिट बाल्टिस्तान के बारे में फैसला यहाँ की जनता ही करेगी। पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों का आरोप है कि सन 1947 से ही पाकिस्तान सरकार उनके लोगों पर अत्याचार कर रही है और यहाँ की सेना ने गैरकानूनी तरीके से अपनी ज़मीनों पर कब्जा कर लिया है। गिलगिट बाल्टिस्तान में 1974 को एक कानून खत्म करके पाकिस्तान के हर नागरिक को यहाँ पर ज़मीन खरीदने का अधिकार दे दिया गया था। साथ ही लोग अवैध टैक्स, बढ़ती महंगाई और कम होते रोजगार के विरोध में भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं गिलगिट बाल्टिस्तान में खालसा सरकार टैक्स थोपा गया और इसका मतलब है कि गिलगिट बाल्टिस्तान की कोई भी बंजर भूमि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के शिविर स्थापित करने के लिए स्वचालित रूप से गिलगिट बाल्टिस्तान सरकार को दे दी जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ब्रिटेन में परमाणु बम बनाने का सामान मिलने से हड़कंप, पाकिस्तान ने दी ये सफाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर परमाणु बम बनाने में काम आने वाले खतरनाक यूरेनियम से भरा एक पैकेज पकड़े जाने से हड़कंप मच गया है। ब्रिटेन की मीडिया रिपोर्ट्स में पकड़े गए यूरेनियम को लेकर कहा जा रहा है कि इसे पाकिस्तान से भेजा गया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद पाकिस्तान ने अपनी ओर से सफाई पेश की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने इस आरोप को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि पाकिस्तान को लेकर जो रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है वो सच नहीं है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री की प्रवक्ता मुमताज़ जहरा बलोच ने कहा कि हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, हमें पूरा भरोसा है कि ये रिपोर्ट सच्ची नहीं है। विदेशी मंत्रालय की प्रवक्ता ने आगे कहा कि ब्रिटेन की ओर से आधिकारिक तौर पर भी इस तरह की कोई जानकारी पाकिस्तान के साथ साझा नहीं की गई है।